हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद गियास और लाल पहन के आए हैं क्योंकि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट लाल ही लाल है। और शहजाद ने कहा कि 3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने नुकसान करवा दिया तो आज लाल पहनना जरूरी है। कैसे हैं शहजाद? बिल्कुल ठीक। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ये जहां बनाया। जेडी वैंस, यू हैवंट थैंक मी वंस, यू हैवंट थैंक्ड अस इनफ। मीम वायरल हो रही है, स्टॉक मार्केट हो चुका है तबाह, अमीरों की बर्बादी, कुछ ट्रिलियंस वाइप ऑफ हो चुके हैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों में। तो प्लीज माय कंडोलेंसेस टू ज़ैर सिंस ही इज अ पार्ट ऑफ द 500 रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। तो आपका तो बहुत नुकसान हुआ होगा आज ज़ैर। शहजाद देखें, इसके अंदर लोग ये बात भूल जाते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन फंड्स इन द वर्ल्ड इज टीचर्स पेंशन फंड अमेरिका में, कैलिफोर्निया स्टेट का। तो ठीक है, अमीरों का तो नुकसान हुआ है, लेकिन वो टीचर्स जो 60-65 साल के हैं जिनका रिटायरमेंट अकाउंट जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया पिछले दिनों में, उनके लिए ज़्यादा होता है बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम टू रिकवर एंड दे डोंट हैव द वेल्थ टू रिकवर। तो या टोटल डिस्ट्रक्शन। कल मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कॉस्को हो या वॉलमार्ट हो, लोगों ने टीवीज़ फ़ौरन ख़रीद लिए हैं। गाड़ियों की डीलरशिप्स पर गाड़ियां बिल्कुल पेंडेमिक स्टाइल जो है वो सेल्स चल रही हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि प्राइसेस आर अबाउट टू गो थ्रू द रूफ। आज से जो है वो 10% टैरिफ मिनिमम जो है वो लग चुका है, जिसके अंदर पेंगुइन्स भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाई हमें क्यों लगाया। तो उस पे बाद में बात करेंगे, बट या इट इज़ एब्सोल्यूट केओस राइट नाउ। जी लोग बोलते हैं कि हम स्टोरीज में जंप इन कर देते हैं, कुछ बातें नहीं करते। हुआ ये है कि ट्रम्प ने बोला कि भाई मजे आ रहे हैं पूरी दुनिया के, हम अपने गुड्स आपको भेजते हैं, आप टैरिफ्स लगा देते हो, हम नहीं लगाते। तो उन्होंने बोला हम रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ्स लगाएंगे। उज़ैर से भी पूछते हैं कि क्या फॉर्मूला था। जीडीपी रिलेटेड किया, जो टैरिफ्स लगे हुए थे उससे रिलेटेड लगाया। तो ये टैरिफ्स लगे हैं जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। तो उज़ैर बताएं क्या फॉर्मूला था, क्या सोच। चलें पहले सोच पे आ जाते हैं, क्या फ़लसफ़ा है ट्रम्प का? फलसफा देखें ट्रम्प का, एंड दिस इज एक जगह जहां वो 80s से, अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज देखें ओपरा के साथ या उससे पहले के भी, तो ही इज़ बिन कंसिस्टेंट ऑन दिस वन इशू। और कंसिस्टेंसी ये है कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि जो दीगर ममालिक हैं, पहले वो जापान की बात करते थे, अब ऑफ कोर्स इज चाइना, कि वो रिप ऑफ कर रहे हैं अमेरिका को। अच्छा भाई, कैसे रिप ऑफ कर रहे हैं कि वो सब्सिडी देते हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने लेबर को सस्ता रखते हैं, अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करके सस्ता रखते हैं, और फिर अमेरिका को माल बेचते हैं। और क्योंकि अमेरिका अमीर मुल्क है, उसके लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, तो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। और उस ट्रेड डेफिसिट के बदले में ये ममालिक डॉलर इकट्ठा करके अमीर हो जाते हैं। दिस इज़ द ब्रॉड डोनाल्ड ट्रंप व्यू ऑफ ट्रेड। उसके साथ साथ उनके इनर सर्कल के अंदर, चाहे वो लटनिक हों, ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट हों या पीटर नवारो हों, उनका भी एक हिस्टोरिकल व्यू यही रहा है कि ये जो ग्लोबल फ्री ट्रेड का सिस्टम है, जो अमेरिका ने खुद बनाया अपने हाथों से, वो अमेरिका को तबाह कर रहा है और हमें इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये पहली इंस्टेंस है मेरी नज़र में दुनिया की तारीख में जहाँ एक एम्पायर और एक एम्पायर जिसने अपना सिस्टम बनाया हो, जिस सिस्टम ने उसे खुद इनरिच किया हो, वो अपने हाथों से उस सिस्टम को तबाह कर रहा है। और पिछले 2 दिनों में उसे तबाह होते हुए हमने एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट देखा है उस तबाही का। देखिए, हम जैसे जो सुर्खे हैं वो तो हमेशा से यही आर्ग्यू करते हैं कि डब्ल्यूटीओ और ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, वो इसीलिए बनी हुई हैं कि जो आलमी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम है वो सस्टेन कर सके। जो गरीब ममालिक हैं उनको ये फ़लसफ़ा दिया जाता है कि आपने नहीं टैरिफ्स लगाना, फ्री ट्रेड अलाउ करना है टू द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। पर अब अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड का डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ, मैं अगर ट्रम्प हूँ, या मैं अगर एक वही अमेरिका फर्स्ट टाइप इंसान हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई फ़लसफ़ा तो ठीक है ना, मतलब दुनिया भर के मज़े आ रहे हैं। कि डिट्रॉइट जैसे शहर हम गाड़ियाँ बनाते थे वो तबाह हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, सड़कों पर आ गए। तो जस्ट बिकॉज़ वॉलमार्ट पे $1 की टी-शर्ट मिल सके, दुनिया भर में लोगों का फ़ायदा हो सके, हमने अपनी इकॉनमी तबाह कर दी, हमने अपनी प्रोडक्शन तबाह कर दी।
तो ठीक है, आम अमेरिकन कंज्यूमर के लिए इन द शॉर्ट रन चीजें महंगी हो जाएंगी, बट इन द लॉन्ग रन अगर मैन्युफैक्चरिंग कम्स बैक टू द यूएस, जॉब्स आर क्रिएटेड इन द यूएस, तो अच्छा है ना। तो ये क्यों लोगों के मजे आ रहे थे कि भाई चाइना यूएस भेजे सामान तो वहां टैरिफ, चाइना अगर यूएस भेजे सामान तो वहां टैरिफ नहीं, यूएस अगर भेजे पाकिस्तान ही तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत ही सामान हम लेते हैं उनसे, वहां आप लोग उस पे टैरिफ लगाएं, ड्यूटीज लगाएं, और यूएस अपने जो टेक्सटाइल्स हैं वो यहाँ भेजें हमारे पास और हम ना लगाएं। तो ठीक है भाई, आओ फेयर गेम खेलते हैं। आई थिंक उससे पहले सुर्खे ये बात भूल जाते हैं कि जब उनका सोवियत यूनियन माई बाप चला रहा था वॉर्सो पैक्ट, तो उसने उज़्बेकिस्तान और काजाकिस्तान और पोलैंड वगैरह के साथ क्या किया, तो आई हैड टू नहीं वो रिस्पॉन्ड इन भाई काइंड। हम सुर्खे तो अब सोवियत यूनियन तो स्टेट कैपिटलिज्म है ना भाई, सोवियत अच्छा यूनियन अच्छा ट्रू अच्छा, फॉर्म तो थोड़ी है, वो तरी तो स्टेट हाँ, कैपिटलिज्म है। अच्छा, चलें फिर सही है। ऑन अ सीरियस नोट, ये जो क्रिटिक है आई थिंक इसमें वजन है, बहुत ज़्यादा वजन है। एक वजन जो मेन कोर विच अलाइंस विद फॉर एग्जांपल लेफ्ट का जो व्यू है, वो ये कि बाय एंड लार्ज जो ये ट्रेड है वो सस्टेन हो रही है लेबर आर्बिट्राज पर। यानी कि बांग्लादेश में या थाईलैंड में या चाइना में अगर एक लेबर है वो घंटे के $2 कमाता है, और अमेरिकी लेबर है या कनेडियन लेबर है वो $20 कमाता है, तो आप $2 वाले से जूते बनवाएंगे, और अगर उसकी वेजेस एक लिविंग वेज हो, मिनिमम इन्फोर्समेंट हो, स्टैंडर्ड्स बेहतर हों, तो ऑब्वियसली वो लेबर आर्बिट्राज चले जाएगा, तो वो जॉब वापसी आ जाएगी एज अ रिजल्ट। आई एम बीइंग वेरी सिंपलिस्टिक बट देयर इज अ लेबर आर्बिट्राज कंपोनेंट। फिर स्टैंडर्ड्स की बात है, पोल्यूशन एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें। मसला इसके अंदर जो क्रिटिक है वो बिल्कुल वैलिड है। फॉर एग्जांपल इसी वजह से जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी जो बाइडन की, उसने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंटरवेंशंस की। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में जो है वो बाय लोकल का एक बड़ा कंपोनेंट था। चिप्स एक्ट बाईपार्टिजन लेवल पे पास की गई क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में वो आते हैं। तो जब आप एक डायरेक्टेड इंटरवेंशन करते हैं तो उसका आप सोच समझ के कि अच्छा भाई किस वजह से ये चीज़ अमेरिका में नहीं बन रही, पहले तो सवाल ये होता है। लेकिन जो इन्होंने किया है वो इतना ब्रॉड बेस्ड टैरिफ लगाया है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में कॉफ़ी नहीं उग सकती। द ओनली प्लेस यू कैन ग्रो सम कॉफ़ी इन अमेरिका इज़ इन हवाई। बाकी जो क्लाइमेट है अमेरिका का वो इजाज़त नहीं देता कि आप केले और कॉफ़ी बनाएं, लेकिन आपने केले और कॉफ़ी पे भी जो है वो टैरिफ लगा दिया है। बट यू कैनॉट ग्रो इट, राइट? एंड दिस नॉट अ ड्राइवर ऑफ जॉब लॉसेस फॉर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जो मैं पढ़ रहा था वो ये कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम जो है वो सस्ते जूते और सस्ते कपड़े अमेरिका बेचते हैं। अच्छा चलें, आपने अमेरिका में ये चीज़ें बनानी हैं, तो अगर हम अस्यूम करें कि अमेरिका बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का जो ट्रेड है, जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है पूरे सेक्टर का, अगर मैं कहूँ कि चले 5 लाख वर्कर जो है बांग्लादेशी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर वो अमेरिका के लिए बनाता है सिर्फ कपड़े और बाकी गारमेंट्स। आपने उस सप्लाई चेन को अमेरिका लाना है। क्या अमेरिका के पास 5 लाख बंदा है जो सिलाई करेगा कपड़ों की इस वक्त? क्या अमेरिका के पास उस चीज़ की फैक्ट्री है? क्या अमेरिकी वर्कर सिलाई करना चाहता है या चाहती है सारा दिन जूते बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए? ये सारी चीज़ें जब आप फैक्टर इन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अच्छा जी, कुछ चीज़ों में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, सोफिस्टिकेटेड हाई एंड कंपोनेंट्स, उसके अंदर आप कंपेटिटिव हैं। लेकिन आप वियतनाम से नाइकी के जूते अमेरिका में नहीं बना सकेंगे, स्पेशली इफ़ योर एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसीज एंटी इमिग्रेंट। क्योंकि जो इमिग्रेंट वर्कर है वो आपके फ्लोरिडा के फार्म्स के अंदर स्ट्रॉबेरी पिक करता है, ऑरेंजेस पिक करता है, वही शायद आपकी जूते की फैक्ट्री में काम करे, लेकिन आपने इमिग्रेंट को तो बाहर निकालना है। तो कल मैं टकर कार्लसन की एक कॉन्वर्जेशन सुन रहा था विद सेक्रेटरी ट्रेजरी बेसेंट। तो उनका जवाब ये था कि जी रोबोटिक्स और मॉडर्न फैक्ट्रीज और मशीन्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बना सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली एब्सर्ड। लाइक कपड़ा बनाने के लिए और जूता बनाने के लिए, yes, some robotics can do some job, but you need hundreds of thousands of workers in your country to be able to do that, and you just don't have that type of labor, which is why you also outsource. तो ये it's philosophically जो क्रिटिक है वो वैलिड है, लेकिन इनकी जो अप्रोच रही है इट्स एब्सोल्युटली एमेचर। लास्ट एग्जांपल ऑन दिस, क्योंकि जो फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया है,
फॉर्मूला ये है कि उन्होंने लिया है कि एक कंट्री जो है उसका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट बैलेंस किया है, और उन्होंने सिंपल मैथ करके उसको डिवाइड किया है और उससे रेट आ गया कि भाई ये रेट है आपका। तो लिसोथो फॉर एग्जांपल, जो एक छोटा सा मुल्क है जिसका टोटल जीडीपी जो है वो मेरे ख्याल में $2 अरब है, उस पर 99% टैरिफ है, क्योंकि लिसोतो इतना गरीब मुल्क है, वो सिर्फ 11 फैक्ट्रियां हैं उस मुल्क के अंदर जो कपड़ा बनाती हैं अमेरिका के लिए, और गरीब हैं तो कुछ खरीद भी नहीं सकते, एंड सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल, राइट, साउथ अफ्रीका के अंदर मुल्क है बेसिकली। आपने उस पर 99% टैरिफ लगा दिया। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू बी एबल टू डू दैट। जो आपका फॉर्मूला है वो इतना रिडिकुलस है। कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि आप अगर एज एन इंटर्न इस तरह का फॉर्मूला किसी भी कंपनी के अंदर लगा के गए ना कि ये प्रपोजल है, तो अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो आप जो बात कर रहे हैं फिर उसका फ्लिप साइड भी तो यही है ना कि जो चीजें यूएस के पास हैं, जहां उनका एडवांटेज है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आप टैरिफ लगा देते हैं, तो वहां भी उनको एडवांटेज नहीं मिल रहा। तो अब जो ये एब्सर्डिटी हो रही है, क्या आपको लगता है ये वही मैडमैन थ्योरी है कि कोई अगर आपको उठा ले, आप नहीं चाहते कि कोई आपके नाखून छील के निकाल ले, लेकिन अगर वो दो बंदूकें आपके घुटनों पे डाले, बोले गोली पड़ेगी, 2 घंटे आपको रख के बोले गोली पड़ेगी, उसके बाद आपके 2 नाखून निकाल ले, तो आप अल्लाह का शुक्र है यार सिर्फ मेरे 2 नाखून निकले, वरना तो सर पर गोली भी लगनी थी। तो ये ट्रम्प जो करते हैं कि सुबह उठ के बोलते हैं इन 12 मुल्कों से अब मुसलमान नहीं आ सकते, फिर लॉयर जाते हैं, रोते हैं, केसेस करते हैं, फिर इवेंचुअली मुस्लिम बैन हट जाता है, बट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आ जाती हैं, लोग शुक्र मना रहे होते हैं कि ठीक है एटलीस्ट इट्स दिस। सो डू यू थिंक यहाँ पर भी यही होगा कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, अब दुनिया भर में लोग स्क्रैम्बल कर रहे हैं, इंडिया आई थिंक वॉलंटरीली कुछ कम कर रहा है, तो ये होगा कि यू विल इवेंचुअली मीट इन द मिडल। तो जो घुटनों पे उन्होंने बंदूकें डाली हुई हैं अमेरिका ने या ट्रम्प ने, वो घुटने नहीं टूटेंगे, बट इवेंचुअली इन मुल्कों को थोड़ा बहुत देना पड़ेगा और नाखून उतरेंगे, एंड दे विल बी थैंकफुल फॉर दैट। इंडिया ने अपने लास्ट बजट में हार्ली डेविडसन्स और बर्बन और कुछ और प्रोडक्ट्स पे पहले ही टैरिफ कम कर दिए थे। देयर आर नेगोशिएशंस फॉर अ ट्रेड एग्रीमेंट राइट नाउ, तो इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। ट्रम्प ने कहा कि अनाउंसमेंट में भी, मोदी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इस स्ट्रैटेजी में दो कोर मसले हैं। स्ट्रैटेजी बिल्कुल यही है कि हमने बुली करके जो है और मैडमैन थ्योरी डिप्लॉय करके हर मुल्क से इंडिविजुअली डील करना है। जो मसला इसके अंदर आता है स्ट्रैटेजी में, वो पहला मसला ये है कि आपने बुलिंग करना शुरू की अपने दोस्तों से पहले। कनाडा को आपने अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त और ज़बरदस्त नेबर से एक बेसिकली दुश्मन बना दिया है कनेडियन अवाम को आपने। एंड एवरी कनेडियन पॉलिटिशियन हैज बीन सेइंग फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स दैट द रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स विल नेवर बी द सेम। इट्स एब्सोल्युटली absurd कि अगर एक्चुअली आपने में ये बड़ा काम करना भारी ही था। कोट है आया है ना कनाडा से, द एरा ऑफ ट्रेड इज ओवर, द एरा ऑफ रिलेशनशिप इज ओवर, कुछ एक बहुत भारी कोट था इस या तरह का। हाँ, वो नेटो समिट पे उनकी जो है रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट लाइन बट समथिंग लाइक दैट। उनके मार्क कार्नी ने भी यही कहा है, एंड पीपल बाय एंड लार्ज हैव बिकम। मेरा दोस्त वहाँ रहता है तो वो कह रहा था कि हमें तो पता नहीं था कि कनेडियंस इतने पेट्रियाटिक भी हो सकते हैं, तो थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प, आपने हमें पेट्रियाटिक बना दिया है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी का कोर जो अगेन क्रिटिक है वो ये है कि चाइना इज द मेन प्रॉब्लम, राइट। तो अगर चाइना इज द मेन प्रॉब्लम, तो पहले आप अपने दोस्तों को तो अपनी साइड पे रखेंगे ना कि यार हम एक होके जो है वो दूसरी साइड से निगोशिएट। आपने शुरुआत ही यूरोपियन यूनियन, कनाडा और मेक्सिको को नाराज करके की है, जो आपके करीबी पार्टनर्स हैं और दोस्त हैं और जिन्होंने आपके साथ जंगें लड़ी हैं बेसिकली, राइट। तो आपने उनको खफा कर दिया, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है अगेन नाउ ऑन द चाइना साइड, वो ये है कि यू विल बुली द चाइनीज इनटू मेकिंग सम कंसेशंस। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि अगर आपके मुल्क की सियासत है तो दूसरे ममालिक के अंदर भी सियासत है, इंक्लूडिंग इन अ वन पार्टी स्टेट लाइक चाइना। और उनका एडवांटेज ये है कि कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स दे आर लेस डिवाइडेड जनरली स्पीकिंग एज वेल। उनके यहाँ वहाँ वो उस तरह की पोलराइजेशन नहीं आई सिस्टम के अंदर फॉर वेरियस रीजन, इंक्लूडिंग स्टेट कंट्रोल मीडिया एंड द लिमिट्स ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग दैट दे डू टू रिप्रेस ओपिनियन, बट ऑल्सो बिकॉज इट्स अ वन पार्टी स्टेट। तो अगर आपने एक ट्रेड वॉर के अंदर जाना है तो पहले तो आपकी अपनी सोसाइटी यूनिफाइड होनी चाहिए। आप पॉपुलर नहीं हैं एज अ प्रेसिडेंट, आप कैप्चर्ड हैं बाय ओलिगार्क्स रिप्रेजेंटेड बाय इलॉन मस्क। आपका मैक्सिमम मार्जिन जो था वो जनवरी 20 को था जब आप पावर में आए थे। एक वाइब थी कि इकोनॉमी अच्छी होगी, वो वाइब भी अब जा चुकी है।
तो आधा मुल्क एटलीस्ट आपके खिलाफ है अपने मुल्क के अंदर, और उस अमाउंट का जो जो ऑपोजिशन है वो बढ़ता रहेगा एज दिस स्टॉक मार्केट क्रैश कंटिन्यूज एंड एज प्राइसेस गो अप. द चाइनीज डोंट हैव दैट प्रॉब्लम. तीसरा मसला ये है कि जब आपके ऊपर कोई ट्रेड वॉर करता है या किसी तरह की बुलिंग टैक्टिक इस्तेमाल करता है, तो अंदरूनी तौर पे एक सोसाइटी खुद यूनिफाई हो सकती है कि भाई किसी और ने हम पे हमला किया. फॉर एग्जांपल द कैनेडियंस एज अ केस इन पॉइंट. जब आप किसी पे हमला कर रहे हैं और आप खुद डिवाइडेड हैं, तो आपके लोग नहीं मानेंगे उस पेन को, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपकी एक पॉलिटिकल टाइमलाइन है. वो पॉलिटिकल टाइमलाइन इज बेसिकली 16 मंथ्स फ्रॉम नाउ, मिड टर्म्स हैं. तो कल टेड क्रूज ने भी अपनी पॉडकास्ट में कह दिया, जो कि एक एलाय रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, कि भाई ये इसकी वजह से हमारा वाइप आउट हो जाएगा मिड टर्म में, और you need to reconsider this. So now it's become a staring contest where I think the other side has the ability to stare down as well, and they will figure out their own way. Especially because अगर आप यूरोपियंस और कनेडियंस को अपनी साइड पे नहीं रखेंगे तो वो खुद जाएंगे ना चाइनीज के पास डील करने के लिए. लास्ट पॉइंट ऑन दिस, यू सी दिस इन एशिया एज वेल. पिछले हफ्ते the Chinese, the Koreans, and the Japanese had their first trade representatives meetings in 5 years. वो क्यों कर रहे हैं? आप उनकी तरफ से देखें ना, उनको पता है कि भाई जो हमारा दोस्त है वो अनरिलायबल है, तो जो पड़ोस में एक बड़ा पावर है, सेकंड सुपर पावर है, उससे जाके भी बातचीत करो ताकि अपने ऑप्शंस ओपन रखो. तो वो भी अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं इस वजह से. जो आपके दोस्त ने कनाडा के बारे में बोला, एशिया में भी यही बातें हो रही हैं कि ट्रंप ने यूनाइट कर दिया है. इन मुल्कों तक को ट्रंप ने यूनाइट कर दिया है. इसमें जस्ट टू पुट अ बटन ऑन दिस इशू, आई थिंक हम लोग बहुत ही एक पर्सनल लेंस से ये डिस्कशन करते हैं, तो पाकिस्तान में बड़ा पाकिस्तान सेंट्रिक डिस्कशन हुआ है. कोई ताल्लुक नहीं है इसका इमरान खान से, जनरल आसिम मुनीर से, पाकिस्तान के रिश्तों के साथ से. हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम फैक्टर इन हुए होंगे. सब मुल्कों के साथ हमारा भी नाम आ गया. देयर इज नथिंग यूनिकली अगेंस्ट पाकिस्तान इन दिस, राइट उदय? Absolutely, there is nothing unique on this. सब कुछ, अब मैं कह रहा हूँ लिसोतो को 99% लगा दिया यार. उसको पता भी नहीं होगा बेसेंट को और लटनिक को और डोनाल्ड ट्रंप को कि लिसोतो है किधर. उन्होंने सिर्फ नंबर देखा, फॉर्मूला लगाया, कहा 99 बनता है. अच्छा भाई 99. पेंगुइन्स बेचारी कह रही हैं कि भाई हमने क्या किया है, हमारे यहाँ तो इंसान भी नहीं रहते, हमारे ऊपर 10% टैरिफ क्यों लगा दिया है. अब्सर्ड न्यूज का आपने हमारा ये स्पॉइलर दे दिया है. तो अब्सर्ड हमारी न्यूज यही थी कि एक आइलैंड है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स, उसमें पेंगुइन्स रहती हैं, उन पर भी 10% लगा दिया है. तो अब ये बेचारी पेंगुइन्स जो हैं अपनी मूवीज बनाती थी वहां पर, वो एक्सपोर्ट करती थी. पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर मूवीज जो हैं वो यहाँ पर बनती थी सारी. अब वो बेचारी उस मूवीज पर 10% वो लगेगा एक्स्ट्रा. इसमें नजम सेठी साहब ने या उनकी चुड़िया ने खबर दी है, किसी ने मुझे करेक्ट भी किया कि चिड़िया नहीं चुड़िया होता है, या चुड़िया नहीं चिड़िया होता है. तो आई एम नाउ चिड़िया कंफ्यूज होता कि है भाई, चिड़िया होता है. ओके, चिड़िया होती है यार. चरिया और चिड़िया दो चीजें होती हैं. तो उनको खबर मिली है कि यूएस की एक डेलीगेशन आ रही है पाकिस्तानियों से मिलने. और आपकी क्या खबर है इस बारे में? कांग्रेस की एक डेलीगेशन आ रही है, जो होती रहती हैं ट्रिप्स. फॉर एग्जांपल पास्ट में सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन आ चुकी थी जब अफगान वॉर चल रही थी, तो बाई पार्टिसन लिंडजी ग्रैम टाइप लोग आते थे जो फॉरेन रिलेशंस और वॉर ऑन टेरर पे फोकस रखते थे. कांग्रेस की अभी डेलीगेशन आ रही है, और उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर एक पाकिस्तान डे इवेंट भी होगा जिस पे डिस्कशन होगी. तो इट्स रिलेटेड टू द लॉबिंग पाकिस्तान इज डूइंग, जो कि हर मुल्क करता है, टू कंटिन्यू एंगेजिंग विद लॉ मेकर्स, और उनको बताएं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरह हम रिलेशनशिप को डीपन करना चाहते हैं. तो ये काम उस वक्त से चल रहा है जब से मोहसिन नकवी अपनी ट्रिप पर आए थे, और उसके बाद से प्रोग्रेस हैज़ बिन मेड, एंड आई थिंक एंड ऑफ अप्रैल में जो मेन इवेंट है वो शायद हो डीसी के अंदर. मोहसिन नकवी ने सोचा कि यार 24 घंटे काम करने के बाद मेरे पास 2 मिनट बच जाते हैं, तो उस 2 मिनट के लिए वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं. तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी के चीफ हैं, एसीसी के चीफ हैं. तो अगर आप लोगों को भी बीच में अगर कोई काम हो, कभी कोई गाड़ी खराब हो जाए, कोई पंखा ठीक करवाना हो, तो मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत टाइम है. हर फन मौला आदमी है यार, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सो कांग्रेचुलेशंस टू मोहसिन नकवी. जहां पाक लॉबिंग की बात हो रही है, तो हमने इस पॉडकास्ट पे हफ्तों हफ्तों क्रिटिसाइज किया कि जो पाक पैक और ये जो सारी लॉबिंग हो रही है, जो सारा पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसे रेस कर रही है, ये रोएगी और उनको शर्म आनी चाहिए. जब ब्रीफली एक खुशी हुई कि सीज फायर हुई है, तो हमने उसको भी सेलिब्रेट किया. ऐसा नहीं है कि हम बहुत से ट्रंप में ये करते हैं, लेकिन इस हफ्ते
जो इसराइल का ऑनस्लॉट हुआ है गाजा में, जो वीडियोस आई हैं, इट्स हैरोइंग। हम यहाँ चला भी नहीं सकते। आप ट्विटर पर जाकर देखें कि लोग उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे मरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इट्स जस्ट एज बैड एज एनी वीक दैट गाजा है सीन। राफा की तस्वीर हम लगा देते हैं, वो देखें वाइप आउट हो चुका है। एक टाइम था बाइडन कहते थे हमारी रेड लाइन है, राफा नहीं होगा, ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड हुआ था। अब राफा जो है वो फ्लैटन हो चुका है। जस्ट आई डोंट नो व्हाट मोर वी कैन से। जब तारीख लिखी जाएगी इन 2 सालों की, तो जो जिस तरह दुनिया ने नजरें फेरी हैं फ्रॉम द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बीइंग ऑन फुल डिस्प्ले, all of us watching a genocide in HD and doing nothing about it and worrying more about our petty politics than the ethnic cleansing of an entire country. It's shameful. The videos are harrowing. रोए बगैर आप देख नहीं सकते and yeah, it's horrendous what's happening in Gaza. या एंड आई थिंक दे 15 रेस्क्यू वर्कर्स भी मारे गए गजा के अंदर। उसको पहले डिस्प्यूट किया गया, जो कि टिपिकल स्ट्रेटजी होती है कि नहीं उनकी लाइट्स बंद थी, और ये आज वीडियो भी आ गई है कि लाइट्स वर ऑन, दे वर इन अ कॉन्वॉय, दे वर नॉट डिसऑर्गेनाइज्ड। तो टारगेटेड किलिंग की गई है 15 वर्कर्स की। और वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसे दिखाया गया है। लेकिन कमिंग बैक टू द सीज फायर एंड डोनाल्ड ट्रम्प पॉइंट, दिस वाज यही वो चीज़ थी जो कुछ लोग जब इलेक्शन हो रहा था हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दिस कैन गेट अ लॉट वर्स। और आपको अगर लगता है कि जो बाइडन वैलिडली लगता है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत फेलियर्स थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों में रिस्ट्रेंट भी था, और वो रिस्ट्रेंट अब हट चुका है और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हटाया गया है। क्योंकि सीज फायर जब हुआ उसके बाद से एक पूरा प्रोसेस डोमेस्टिकली अमेरिका में चला to force capitulation of the pro-Palestine movement, in particular यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो वो हमारे सामने है, हार्वर्ड हो, कोलंबिया हो, प्रिंसटन हो, सबको टारगेट किया गया है इस टॉपिक के ऊपर। कोलंबिया हैज़ फोल्डेड, बिन द फर्स्ट वन टू फोल्ड। तो अब आपको प्रोटेस्ट भी होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों को वीज़ास का अरेस्ट का जो है वो थ्रेट है। ऑन दैट नोट, आई वॉज प्राउड कि जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में गया था ग्रेजुएट स्कूल के लिए, टफ्ट्स, उन्होंने फ्लेचर स्कूल के प्रोफेसर ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू की टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि जो टर्किश स्टूडेंट हैं, PhD स्कॉलर, जिसको अरेस्ट किया गया बाय मास्ड अनयूनिफॉर्म्ड पीपल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, कि उसे रिहा कराया जाए। वो केस अभी चल रहा है एंड दे जस्ट हैड देयर फर्स्ट विक्ट्री इन कोर्ट, जहां केस जो है वो वर्मोंट ट्रांसफ़र किया गया है। तो आई एम प्राउड कि एटलीस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, इंक्लूडिंग द वन आई वेंट टू, थोड़ी सी स्पाइन दिखाई है एंड देर पुशिंग बैक। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो यही थी कि पहले तो डोमेस्टिक जो क्रिटिसिज्म है उसको वीकन किया जाए। वो यूनिवर्सिटी उसका सेंटर था, मीडिया सेंटर है और भी चीज़ों की क्रिटिसिज्म का। और तीसरा जो एरिया है जहाँ वो टारगेट कर रहे हैं वो लॉ फर्म्स हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे अपोजिशन की तरफ केसेस लड़ेंगे और वो चीज़ें, उन केसेस की सपोर्ट करेंगे जो हम डिसएग्री करते हैं, तो आपके जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो लॉ फर्म्स आर आल्सो फोल्डिंग और बीइंग फोर्स्ड टू फोल्ड, सम आर स्टैंडिंग फर्म। तो ये एक्सपेक्टेशन थी हम में से कुछ लोगों की कि अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन इतना ज़्यादा और डेमोक्रेट्स इतने ज़्यादा नापसंद हैं, तो सामने वाली साइड की भी एक तारीख है और उसे ज़रा जहन में रखें। तो द वर्स्ट इज़ नाउ बिगिनिंग टू प्ले आउट ऑन दैट साइड। Yeah, not that I blame anybody for not voting for the Democrats. Yeah. जो उन्होंने भी किया, मतलब जो उनकी वॉच पे जेनोसाइड हुई थी, तो पीपल थॉट और होप कि यार शायद कुछ बेहतर हो जाए, या किसी उम्मीद में वोट दिया था। डोंट ब्लेम देम, बट वी ऑल सॉ दिस कमिंग एंड अल्लाह अल्लाह रहम Yeah. करेगा। वेरी क्विकली, एक इंटरनल जो चीज़ है जो इस पूरे ऑन गोइंग चीज़ में डिफरेंट अब नज़र आई है, वायलेंस और स्केल ऑफ वायलेंस और किलिंग्स एंड क्लेंजिंग, तो वो तो है, कांस्टेंट है। रिसेंटली गजा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं अगेंस्ट हमास, एंड इट हैज़ टेकन अ वायलेंट टर्न लास्ट वीक एज वेल, जहाँ
एक हमास एफिलिएटेड पुलिसमैन को गजा के लोगों ने या गजा की किसी एक फैमिली ने टारगेटेड किलिंग में मारा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, गजा के अंदर, जहां ऑपोजिशन टू हमास जो है वो हमें अब प्रोटेस्ट की फॉर्म में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इसके अंदर गेम्स क्या हैं, व्हील्स विद इन व्हील्स क्या हैं, कौन किसके पीछे है, कुछ लोग कह रहे हैं यूएई जो है वो एक पर्टिकुलर फैक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन गजन सोसाइटी को बैक कर रहा है, तुर्की एक अलग फैक्शन के पीछे खड़ा है। वी डोंट नो, आई डोंट फॉलो इट इनफ, आई आस्क अराउंड विद पीपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, बट एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल अपहीवल भी हमें होता हुआ अब नजर आ रहा है। आई थिंक हमास इज अ लॉन्गर डिस्कशन, बट अगर ये जो लोगों ने इक्वेशन बनाई हुई है कि अगर कोई भी फलस्तीन की बात करे तो आप नेसेसरली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरी इलेक्शन मेरे ख्याल से 2005 में हुआ था, इफ आई एम नॉट सात में, मिस्टेकन, या 6 या 7 में। तो 20 साल में तो इलेक्शन नहीं हुआ। आप अगर गाजा की पॉपुलेशन देखें, आप सबको तो मार देते हैं, कोई मर्द नजर आए तो आप उसको मार देते हैं। तो प्रीडोमिनेटली उनकी जो पॉपुलेशन आज भी है वो 20-30 से नीचे है। तो 20 साल पहले अगर इलेक्शन हुआ था तो मोस्ट लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जो आज जिंदा हैं। तो दिस आइडिया कि हर फलस्तीनी जो है वो मुजरिम है क्योंकि हर फलस्तीनी हमास है तो इन सबको मारना पड़ेगा और ये लोग सब पागल के बच्चे हैं। इट्स दैट्स नॉट हाउ पॉलिटिक्स प्लेज आउट, एंड शुरू से हम यही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में तो हमास है भी नहीं, वहाँ क्या कम जुल्म हो रहा है। एंड या या पब लोकल आ जाते हैं उस पर। मीम्स अगर आप लोगों ने ऑनलाइन सारी देखी होंगी कि इमरान खान इज कमिंग बिगेस्ट कमबैक ऑफ द ईयर, और आप अगर कंफ्यूज होंगे कि सारी मीम्स क्यों आ रही हैं, तो ये इसलिए आ रही हैं कि ऑफिशियली पब्लिकली वैसे तो हम बहुत टाइम से आपको कह रहे हैं कि भाई बातें चल रही हैं, इमरान खान अप्रोच कर रहे हैं, हो रहा है, लोग नहीं यकीन कर रहे थे कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, अगर उसको टॉक्स ही करनी होती तो ये क्यों करता, वो क्यों करता। मैं आपको बार-बार कह रहा था कि तो यही हो रही है। अब तो पब्लिक डिक्लेरेशन हो गई है कि गो अहेड हो गई है टॉक्स के लिए। साथ ही साथ जो एक राय पाई जाती थी कि ये जब एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की जब भी डील होगी, तब इट विल बी द रियल टेस्ट फॉर इमरान खान पीटीआई सपोर्टर्स कि भाई वो विल दे स्टैंड विद इमरान खान और विल दे कंटिन्यू देयर एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो जिस तरह से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है पीटीआई क्वार्टर्स में और इमरान खान इज कमिंग मीम्स आ रही हैं, आई थिंक आपको जवाब मिल जाना चाहिए। इसमें आज़म सवाती इमरान खान से मिले हैं। सलमान अकरम राजा ने बोला कि भाई जो लिस्ट दी थी उसमें सिर्फ आज़म सवाती को मिलवाया है, बाकियों को नहीं मिलवाया। तो क्यों आज़म सवाती का आपने नाम दिया हुआ था लिस्ट पर? आज़म सवाती किसका पैगाम लेकर आए थे इमरान खान से मुलाकात करने? क्यों वो मुलाकात हुई? अब आप लोग खुद समझ लें। एनी थॉट्स ऑन ऑल ऑफ दिस उज़ैर? इस पे जो इंटरनेशनल थॉट है वो ये कि इस गो हेड से पहले पाकिस्तानी अमरीकी डायस्पोरा के कुछ लोग, हुँ, बिलखसूस ऐसे लोग जो रेजिस्टेंस को लीड कर रहे थे और कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, पीटीआई वो यूएसए के लोग। डीजीआईएसआई से, पीटीआई यूएसए के लोग, वो डीजीआईएसआई से उनकी मुलाकात हुई, वो पूरी कवर भी हुई पीटीआई के इकोसिस्टम के अंदर हुँ, के क्या गुफ्तगू हुई, क्या पुशबैक था, क्या डिसएग्रीमेंट्स थी, डीजी साहब ने क्या समझाने की कोशिश की, सामने वाली साइड ने क्या जवाब दिया, और वो सारी की सारी चीज़ें विच वाज रियली अनप्रोफेशनल फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव लीक हो गई। क्योंकि जब आप इस तरह की निगोशिएशंस करते हैं, चाहे वो आप इंटरनेशनल लेवल पर करें या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लेवल पर करें, कुछ चीज़ें आप खामोशी से बातचीत का 3-4 राउंड आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कि कहाँ डिसएग्रीमेंट्स हैं, टू क्रिएट द इन्वायरमेंट फॉर प्रोग्रेस। इसी तरह हुँ। नेगोशिएशंस होती हैं। लेकिन वो सब लीक हो गया तो हमारे सामने आ गया कि कौन कौन शामिल था अमरीकी, पाकिस्तानी, पीटीआई, डायस्पोरा से, और उसके बाद ये मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद ये गो अहेड आया है। तो मुझे लगता है कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात जो डायस्पोरा के कुछ लोग कर रहे थे उन मीटिंग्स के बाद, तो उनमें से शायद अब 1-2 पे शायद कुछ प्रोग्रेस हो। ये हो भी सकता है कि ये सिर्फ बाइंग टाइम टैक्टिक भी हो, बट वी डोंट नो। लेकिन अगर खान नहीं, साहब ने आई आज के लिए अग्री कर दिया है तो विल सी। आप माइंड एक्ट हो नहीं सकती क्योंकि आप कोई कॉल नहीं देखेंगे प्रोटेस्ट की टिल लाइक सितंबर। अब जो मौसम आने वाला है, ऑलरेडी कराची में इतनी गर्मी हो गई है, इस मौसम में ना धरना हो सकता है, इस या मौसम में ना प्रोटेस्ट हो सकती है, ना रोडों पे लोग निकलेंगे। तो अभी आप अगले 2-3 महीने कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं देखेंगे। उसी दिस तरह विल बी जैसे ब्रिटिश ब्रिटिश राज जो है वो शिमला चले जाता था हाँ, समर्स के अंदर चिलिंग बहुत करने गर्मी के है लिए। भाई। गर्मी में हम खराब हो जाएँगे, इतनी गर्मी होगी तो हम कैसे बाहर आएँगे? नहीं जेनुइनली इतनी गर्मी में नहीं प्रोटेस्ट हो सकती भाई। तो
कॉल आपको नहीं नजर आएगी। ट्विटर ठंडा हुआ है थोड़े टाइम से, हम देखेंगे कि यार ज्यादा इतनी टारगेटिंग नहीं हो रही। उसको आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बोलें, उसको आप जो भी बोलें। अगर हम तनकीद कर रहे हैं तो कहीं तारीफ भी कर देते हैं। इसमें जो आपने बात की पीटीआई यूएसए वाली, लीक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक उजैर, हम अक्सर इश्यूज में ये भूल जाते हैं दैट देयर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्वड एंड देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स आर इन्वॉल्वड। तो ये पावर प्ले पॉलिटिक्स भी होती है। तो पीटीआई यूएसए के जो लोग हैं, एक तरफ वो हैं जो ये जर्नलिस्ट्स यहाँ से गए हुए हैं, एक तरफ पीटीआई यूएसए के लोग हैं, एक तरफ और लोग हैं जिन्होंने पीटीआई का नाम लेकर सोशल मीडिया पे फेम हासिल कर ली है। तो ये उन दोनों की भी एक पावर टसल हो रही है, ये एक दूसरे को जलील करने के लिए। तो ये जो सारी लीक हुई है ज्यादातर ये उन लोगों से हुई है कि ये देखो, ये पीटीआई का आपको नुमाइंदा लगता था, इसने जाके ये किया, इसने इमरान खान को धोखा दिया है, फॉलो सब्सक्राइब पेट्रियन। ये लोकल जो हमें नजर आ रहा है कि वो सलमान अकरम राजा वर्सेस शेर अफजल मरवत हो, वर्सेस फैसल चौधरी हो, वर्सेस जो एक और बुशरा बीबी वाले हैं पंचोदा। तो ये यहाँ पर भी लोकली चल रहा है, ये इंटरनेशनली भी चल रहा है। जो अच्छी बात है, जो मुझे अच्छा लगा कि सलमान अकरम राजा जाकर सरदार अख्तर मेंगल की मार्च में बैठे। ये भी अगेन मैं महीनों से, सालों से कह रहा हूँ ये बात कि अगर आपको वाकई चेंज लाना है तो वो एक शख्सियत के आने से नहीं होगा, आपको एक ब्रॉड बेस कंसेंसस बनाना होगा। अब सलमान अकरम राजा सिंध भी आए, जो कनाल की पूरी मूवमेंट है उसमें भी साथ दें। तो अगर सिंध में एक रेजिस्टेंस है, बलूचिस्तान में एक रेजिस्टेंस है, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में पीटीआई है, ये मिलकर ही आप फिर एक अवामी इनकलाब ला सकते हैं। अगर आप इसी में फंसे रहेंगे, जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल की भी पॉडकास्ट आई, बहुत पीटीआई सपोर्टर्स ने वोट दिया कि ये वही गद्दार है, ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है जिसने इमरान खान के खिलाफ वोट और नो कॉन्फिडेंस में वोट दिया था। तो भाई 2018 में इमरान खान के हक में भी उस आदमी ने वोट दिया था। इसी तरह मोहसिन दावर है, उसको आज तक गालियां पड़ती हैं। जब उनको गोली भी पड़ी तो सेलिब्रेट किया गया कि ये इमरान खान के खिलाफ है। इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, एक ब्रॉड बेस कंसेंसस बनानी पड़ेगी। तो अब अगर सलमान अकरम राजा अख्तर मेंगल के साथ गए हैं और उनकी मार्च में उनका साथ दिया है, उसमें मैं आपको अपडेट भी कर दूं कि आप उनको प्लीज रेगुलरली फॉलो करें। तो सरदार अख्तर मेंगल आपको बताए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग रोड्स खोद रहे हैं, कहाँ कहाँ इनकी मार्च रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी उधर। या एंड आई थिंक मेरी जब कुछ महीनों पहले मैंने पॉडकास्ट की थी सलमान अकरम राजा से, तो मैंने उनसे यही बात की थी कि आप कंसेंसस बना रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है। तो उस वक्त महीनों पहले उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे पार्टी में इस बात पे इत्तेफाक हो कि बलोच के साथ और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीएम है, सिंध के अंदर और इश्यूज हैं, इन तमाम इश्यूज को एक अम्ब्रेला में लाया जाए। आई थिंक हिज थॉट वाज राइट एंड मे बी ही इज बिगिनिंग टू एग्जीक्यूट ऑन दैट। लेकिन पार्टी के अंदर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इस बात पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। और यही कमज़ोरी रही है तहरीक इंसाफ की कि वो अपनी एक जो क्या कहते साथ। हैं स्टबर्न ज़ात या स्टबर्ननेस जो है पार्टी की, उससे बाहर नहीं निकल सकते टू एक्सेप्ट कि भाई आपको कुछ लोग शायद पसंद ना हो पूरी तरह, या आप उनसे आइडियोलॉजिकली इत्तेफाक ना करते हों, या आपको कोई और इश्यूज हों बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, पेटी पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आपने लास्टिंग चेंज लानी है तो आपने एक बेयर मिनिमम एजेंडा पे उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो आई होप ही सक्सीड्स। अगर वो बलूचिस्तान गए हैं तो सिंध भी जाएं, साउथ पंजाब भी जाएं, गिलगित बल्तिस्तान भी जाएं, जो फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ भी जाएं और लोगों को अपने साथ जोड़ें, चाहे वो आपको जितने भी नापसंद लगते हों। क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे नहीं लोगों को तो दूसरी साइड हमेशा जो है वो उन्हें तोड़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल ही करेगी। इसमें मैं एक वीडियो भी देख रहा था, कुछ 4-5 लोग जमा करके लोगों ने वीडियो बनाई जिसमें वो सरदार अख्तर मेंगल और मोहन बलोच को गालियां दे रहे हैं। तो मेरी एस्टेब्लिशमेंट से भी यही इल्तिजा है कि भाई क्या चाह रहे हो? अगर हम जनरल अच्छाई बुराई साइड पे रखें, माकियावेलियन पॉलिटिक्स से भी तो देखें, तो अगर सरदार अख्तर मेंगल अभी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये तो आपके लिए गॉड सेंट है। आपने नहीं करना महारंग के साथ काम, इस वक्त बीएलए है। एक आदमी जो आपके साथ पहले काम कर चुका है, जो स्टेट का साथ रह चुका है, जो इतनी गवर्नमेंट में आपके साथ है, उसको यूज करें, उसको अपने साथ ऑन साइड ले आएं। बलूचिस्तान को ऐसा लगेगा कि यार हमारा एक कोई लीडर आ गया है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या हो सकती है कि सरदार अख्तर मेंगल की रेजिस्टेंस में अपना साथ डालकर उसको लेजिटिमाइज करके बलूचिस्तान के जो राइट्स हैं उनको दे दें, ताकि वहाँ सिचुएशन मैनेज हो सके। पर अगर आपको वो भी बुरे लग रहे हैं, महारंग भी बुरी बुरी लग रही हैं, तो फिर आगे बीएलए ही है मेरे दोस्त। तो जैसे जाहिद हुसैन साहब ने आपकी पॉडकास्ट पे भी कहा, मेरी ये माइंडसेट का इशू है और उस माइंडसेट को हम चेंज इतनी आसानी से नहीं कर सकते, एंड दैट इज द कोर प्रॉब्लम हियर।
दूसरी खबर ये है कि मारंग हैज बीन ऑफर्ड रिलीज, उनको कहा गया, अब ये उनकी बहन कह रही हैं कि ये हुआ है, उनको बोला गया कि आप हाईवेज वगैरह ब्लॉक करके प्रोटेस्ट करना छोड़ दें तो हम आपको रिलीज कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया। अहमद दुरानी के भाई और फरहान मलिक अब तक अंडर अरेस्ट हैं। कंडेम ही कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे और हम। बिल्कुल कंडेम ही करेंगे। और अगेन जुडिशरी जो है उसको जिस तरह कोऑप्ट किया गया है तो वो भी अब बेबस ही नज़र आ रहे हैं। बट दिस इज़ अ केस ऑफ इन्फोर्स डिसअपियरेंस एंड लॉफेयर। आपको अगर एक जर्नलिस्ट की खबर पसंद नहीं है और वो बाहर बैठा हुआ है तो उसके ख़ानदान को इस तरह हरास करना, जेल करना, मतलब अगेन लास्ट वीक भी हमने ये बात की थी, ये मेडिवल सोसाइटीज़ में ये काम किया जाता था। आप 21वीं सदी के पाकिस्तान में रह रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इन चीज़ों को। या एक कमेटी बनी है ना, हार्ड 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 स्टेट कमेटी। मेरे ख्याल से बस वो हार्ट हर हफ्ते स्टेट। मिलती है और बोलती है हार्डर हार्डर, और बस खत्म हो जाता है। यही स्ट्रेटेजी है। 7 रुपए बिजली सस्ती हो गई है भाई, मुबारक हो लोगों को, आवाम को। आप कैसे देख रहे हैं इस रिलीफ को? आई थिंक सस्ती हो गई है पावर सेक्टर। अगेन मेरा व्यू रहा है कि इस हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं। पावर सेक्टर में एटलीस्ट कुछ काम हो रहा है तो अगेन इट्स गुड। और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का इशू बहुत बड़ा इशू है। दे मेड सम मिस्टेक्स ऑन द नेट मीटरिंग पॉलिसी, बट एटलीस्ट आपको नज़र आ रहा है कि कोशिश तो कर रहे हैं किसी तरह करने की। दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू टैरिफ्स, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो जो टैरिफ्स की वजह से आपका एक कॉस्ट बढ़ गया है बेसिकली बिकॉज ऑफ एन एडिशनल टैक्स ऑन योर एक्सपोर्ट्स, आप उसे कॉम्बैट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आई होप दे कंटिन्यू टू पुश दिस फॉरवर्ड। इसको रैप अप करते हैं। वर्ल्ड वॉच, रसल ब्रांड जो हैं एक मशहूर अदाकार हैं, आपने उनको देखा ही होगा। उन पर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस हैं। ये खबर मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जो अदाकार हैं जिनको आप डिफेंड करते हैं वो लोकल हों या इंटरनेशनल हों, हमें लोकली तो ये चीज़ बहुत नज़र आती है कि जब किसी पे सेक्सुअल असॉल्ट के इल्ज़ाम लगें, वो फ़ौरन मज़हबी हो जाते हैं। तो रसल ब्रांड ने भी बिल्कुल यही तरीका लिया था। मज़हबी हो गए थे, फार राइट को अपीज़ करना शुरू हो गए थे, फ्रॉम बीइंग दिस outright outrageous liberal tree hugger to becoming a person who panders to the far right, who talks about religion. अब ये चार्ज हो चुके हैं, यही एंड्रू टेट में आपको नज़र आता है। तो ये जो सारे मेन टाइप एक्टिविस्ट हैं जो फार राइट पे पैंडर करते हैं, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, ये इंटरनेशनली देखें ताकि आपको लोकली भी समझ आए कि ये लोग क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। ये सबकी प्लेबुक एक ही होती है शायद, इंसान इंसान है और यही होता है कि आप जो है एक लिबास ओढ़ लेते हैं। इसी तरह का लिबास जो है वो नॉट फुली 100% रिलेटेड, बट न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने किया, उनके ऊपर केसेस बने तो उन्होंने केसेस के साथ कॉम्प्रो कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वो केस अब चले गया, ख़त्म हो गया, डिसमिस हो गया। और अब क्योंकि वो डेमोक्रेट पार्टी में अनपॉपुलर हैं तो वही लिबरल एरिक एडम्स जो हैं वो अब एज एन इंडिपेंडेंट रन करेंगे एज न्यूयॉर्क मेयर। और अगर वहाँ हार गए तो रूमर ये है कि उनको फिर नौकरी दी जाएगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो वो अब कह रहे हैं कि देखो, उन्होंने तो एक ये भी बात की थी जब ये कोलंबिया वाले प्रोटेस्ट शुरू हुए और महमूद खलील, तो रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि आप लोगों को अभी प्रोटेस्ट सारे याद आए हैं फॉर दिस पैलेस्टीनियन स्टूडेंट, आप मेरे लिए कहाँ थे जब मेरे ऊपर गलत केसेस बनाए जा रहे थे। तो ये हर जगह इसी तरह होता है। और सियासतदान या सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनकी प्लेबुक पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, एक ही होती है। इसमें आउट ऑफ सिलेबस एक और बात ये है कि इस ईद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि जो तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस का फेसबुक पेज है, सिंस आई डोंट फॉलो एनीबॉडी ऑन पाकिस्तान में, जो भी ये मीम पेजेस, टॉप पेजेस होते हैं उसकी खबरें उसकी टाइमलाइन पे आ जाती हैं, तो मैं कभी-कभी देख लेता हूँ। तो ईद पे जिस फीमेल सेलिब्रिटी ने कुछ स्लीवलेस पहना हुआ हो, कुछ पहना हुआ हो, कमर नज़र आ रही हो, सबकी तस्वीरें डाल-डाल कर ये बेहया औरतें, ये इस्लाम की आयतें, कुरान की आयतें, सारा मज़हब उन पर इस्तेमाल किया। सेम पेजेस अभी 1-2 दिन पहले किसी टिकटॉकर की वीडियो लीक हुई है, उसपे वही वही पेज जो अभी इस्लाम की बातें कर रहे थे, ईदी मिल गई, वाह! मज़े आ गए, सेंड डीएम फॉर लिंक, तो बगैरतों, बेहयाओं, ये जब कोई ईद पे अपने कपड़े पोस्ट करे फीमेल सेलिब्रिटी तो आपको मज़हब याद आ जाता है। और ये जब टिकटॉक लीक वीडियोज़ माँग रहे होते हो, भीखे माँग रहे होते हो, शेयर कर रहे होते हो, तब आपको मज़हब याद नहीं आ रहा होता।
अभी किसी की फेक भी बनाई हुई है जो अपेरेंटली अंडर एज हैं, तो एफआईए जहाँ जर्नलिस्ट के खिलाफ जा रही होती है, इनके खिलाफ जाओ ना। मेरे ख्याल से अगर कुछ लोगों को भी पकड़ा जाएगा, ये जो फेक वीडियोस बनाते हैं, बाकी लोग लाइन में आ जाएंगे। सो द लेवल ऑफ बगैरती ऑन शो आफ्टर अ टिकटॉकर्स वीडियो लीक्स ऑनलाइन शोज यू कि कितना मजहब और कितना इस्लाम है हमारे लड़कों में। इनका इस्लाम सिर्फ तब जागता है जब औरतें जो हैं वो कपड़े पहनती हैं। औरतों के कपड़ों के अलावा इनको कहीं इस्लाम याद नहीं आता। Yeah, 100%. अच्छा जी, व्हाट्स ट्रेंडिंग? पिछले हफ्ते हर जगह ट्रेंड हुआ कि इमरान खान नॉमिनेट हो चुके हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। उस वक्त भी मुझे हंसी आई थी कि जिस तरह लास्ट ईयर चांसलर बने थे ऑक्सफोर्ड के साथ, नोबेल पीस प्राइज जीतेंगे। नोबेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जनवरी में नॉमिनेशंस खत्म हो जाते हैं। अब खबर आ गई है कि जो नोबेल इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्वे की जो सेंटर की पार्टी है, उन्होंने इसलिए नॉमिनेट किया कि जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं उनमें थोड़ी हमारी तारीफ हो जाए, वोट फायदे मिल हो जाए। जाए, न्यूज़ हो जाए, हेडलाइन बन जाए। एंड नोबेल इंस्टीट्यूट हैज़ क्रिटिसाइज्ड यूजिंग द प्राइज और मेकिंग इट कंटेंशियस बाय यूजिंग इट एज अ पॉलिटिकल स्टंट। तो मुबारक हो जिन लोगों ने मुझे बार-बार टैग किया कि देख, खान जीत गया है नोबेल पीस प्राइज। इस पे देखिए, मेरा तो व्यू था कि इमरान खान जो है, जब वजीर आजम थे तो उनके पास बड़ा ज़बरदस्त मौका था नोबेल पीस प्राइज़ जीतने का। और वो मौका उस वक्त था जिसकी बात रिटायर्ड जनरल बाजवा भी कर चुके हैं, और ये न्यूज़ में भी कवर हो चुका है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। वो ये था कि नरेंद्र मोदी ने आना था पाकिस्तान, और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ आके इमरान खान से बातचीत करनी थी। उसके बाद पीस डायलॉग आगे बढ़ना था, और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किक स्टार्ट होना था, और उस पर काफ़ी काम हो चुका था। उस ज़माने में बैक चैनल टॉक्स भी चल रहे थे थाईलैंड के अंदर, फॉर एग्जांपल। लेकिन मैंने वो भी किए हैं वैसे, थाईलैंड में बहुत बैक चैनल टॉक्स किए मैंने। तो वो जो है पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। इनफैक्ट मैंने दो तीन लोगों से डायरेक्टली सुना है हु इंटरेक्टेड विद जनरल बाजवा आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कि उनकी सबसे बड़ी रिग्रेट ये नहीं थी कि जिस बंदे को उन्होंने सपोर्ट किया उसने उन्हें मीर जाफ़र का, मीर सादिक कहा, जलील किया पब्लिक के अंदर। उनकी रिग्रेट यही रही कि ये जो प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, इमरान खान डिड नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी। तो जिन्हें ये है कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी बिटवीन 2018 एंड 2022, जो कि उन्होंने अपने इनर सर्कल की एडवाइस की वजह से पीछे कर दी। उस इनर सर्कल में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे। तो उस वक्त मिल सकता था, लेकिन आपने बहादुरी, आपके लीडर ने बहादुरी नहीं दिखाई, और अगर बातचीत आगे बढ़ा देते नरेंद्र मोदी के साथ, तो दोनों पीस प्राइज़ लेके जो है अभी बैठे होते। नहीं, थाईलैंड में तो मजबूरी होती है ना बैक चैनल टॉक्स करने की, बिकॉज़ अक्सर वहाँ यार फ्रंट तुम्हें मस्ती सूझी। बिकॉज़ अक्सर फ्रंट चैनल तो वहाँ ब्लॉक्ड होता है ना, फ्रंट चैनल तो होता है, तो आपके पास ऑप्शन ही बैक चैनल टॉक्स का रह जाता कॉमेडियन जो है ना, तुम्हारा मस्खरापन निकलना था इस बात पे है। फौरन बाहर। भाई जब ऑप्शन ही एक है, फिर रात के 4-5 बजे कुछ बचता नहीं है ना। तो पाकिस्तान टीम को और लर्न मिल चुका है। न्यूजीलैंड में हमने आज बहुत लर्न किया। मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो हमारी घंटे की हो जाएगी, तो बस इस बात पे खत्म कर देते हैं कि टॉप स्कोरर देख लें आप पाकिस्तान बिल्कुल। के। कौन आई थे? वोंट टेक द बेट। आई कौन थे वोंट टेक टॉप द बेट। स्कोरर? भाई ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम के साथ जो बाकी बैट्समैन है उनके लिए जिंदगी सबसे आसान है कि सब फेल करें। सबको पता है पूरे इंटरनेट ने एक ही आदमी को गालियां देनी है। रिकमेंडेशन क्या है आपकी? रिकमेंडेशन मेरी एक ये है, मेरे प्रोफेसर भी रह चुके हैं, डैनियल ड्रेजनर, ग्रेजुएट स्कूल में उनका ज़बरदस्त सबस्टैक है। और आज का जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा रिलेटेड है हमारी टॉप स्टोरी से भी, देयर आर नो अडल्ट्स इन द रूम। He talks about, because he's assessed Donald Trump and his politics and his style of policy making since 2016 onwards. So follow Dan Dresner and read this Substack in particular if you want to understand के कितनी अजीब व गरीब तरह की पॉलिसी मेकिंग चल रही है सो व्हाइट हाउस के अंदर, टू बी पोलाइट। रिकमेंडेशंस, आई नो आई एम वेरी लेट टू द पार्टी। उज़ैर ने मुझे कोई 1 साल पहले रिकमेंड कर दिया था, बट ईद पे मुझे वक्त मिला तो मैंने मो सीजन 2 देखा।
is great, especially the final episode is phenomenal. I think it's the kind of episode that will stand the test of time. So I would highly recommend everybody please watch that. It's a great exploration of what it means to यार, be आई एम on. सपोज टू गो टू हिज मिड मे के अंदर उसने शो करना था डीसी के अंदर, वो कल ईमेल आई है कि वो डिलेड हो गया है, तो अब क्यों डिले हुआ है ये मैंने देखा नहीं है, बट ही इज ऑन अ टूर एक्चुअली एज वेल, तो आई एम होपिंग दैट आई गेट टू सी हिम लाइव बिकॉज या दैट वाज अ ग्रेट शो. Yeah, great. Thank you so much, everybody, for watching, and thank you for Uzair. जब तक उठाए नहीं जाएंगे तब तक ये करते रहेंगे. अब ये तब मुझे तक बोलना नहीं चाहिए, वरना जो सुन रहे हैं दिल बिलाए अच्छा उठा लेते हैं तो बड़ा आसान काम है इसका शो खत्म कर. वी विल सी यू नेक्स्ट वीक. हाँ, शायद हम दोनों ने ही लाल पहना हो, क्योंकि अगले हफ्ते ऐस, जो मार्केट का हाल होना है शायद ऐसा ना कपड़े ही हो, ना पहने हो. ऐसा ना हो मेरे साथ बैक चैनल टॉक्स कर.